हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आज की इस कक्षा में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पंचायतों का गांव के उत्थान के लिए, गांव के विकास के लिए कितना प्रमुख योगदान हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा गांव के विकास के लिए वहाँ के जो संस्थानें हैं उन संस्थाओं को आप प्रमुख रूप से शक्तियाँ सौंपनी क्यों आवश्यक थी, ये हम महात्मा गांधी के अपने विचारों से भी देख सकते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से, महात्मा गांधी के जो आपके अनुच्छेद कहलाए जाते हैं नीति निर्देशक तत्व की, उनमें भी आपके जो स्थानीय स्वशासन को मांग करी गई है और उधर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी शक्तियाँ देकर इनका विकास किया जाए, इस प्रकार की बातें करता है। तो पंचायती राज संस्थाएं हैं, किस प्रकार से इनका गठन होता है, किस प्रकार से इनका ये संस्थाएं अस्तित्व में आई, किस प्रकार की समितियां बनी और किस प्रकार की इनके पास शक्तियां हैं, सारी चीज़ें डिटेल से इन्हीं कक्षाओं में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ना। हम प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में अगर देखें तो वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन प्रचलित था। जब वैदिक युग चल रहा था, उस वैदिक युग से ही आपसे स्थानीय स्वशासन प्रचलित में देखा गया था। ऋग्वेद में सभा व आपकी समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो राजाओं पर नियंत्रण रखती थी। राजाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य ऋग्वेद में दो समितियां बताई गई हैं, एक सभा समिति, एक सभा और दूसरी समिति। ठीक है। महाभारत के शांति पर्व में अच्छे प्रशासन के लिए राज्य की अनेक इकाइयों में बांटा गया था। महाभारत के जो शांति पर्व है, इस शांति पर्व में अच्छे प्रशासन के लिए राज्य को अनेक इकाइयों में बांटा गया। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रशासन ग्रामिक नामक एक अधिकारी करता था। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम। और इसका जो प्रशासन का काम कौन करता है? ग्रामिक करता है। 10, 20, 100 एवं हजारों ग्रामों का अधिकारी कर्म से दशप कहलाता है। 10 का अधिकारी दशप, 20 का विस्वतपति, क्या पता, विस्पंती, 100 का सतपाल और जो हजारों ग्रामों का अधिकारी होता था उसे सहस्त्रपति कहते थे। पति मतलब स्वामी, गांव का जो स्वामी यानी 1000 ग्रामों का स्वामी सहस्त्रपति। 10 का दशप, 20 का विस्पति, 100 का सतपाल, हजारों का सहस्त्रपति। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था से यह पता चलता है कि तत्कालीन नगरों में स्थानीय स्वशासन नगरों की आपकी समुचित व्यवस्था करता था। सिंधु घाटी सभ्यताओं की अगर हम सड़कें देखते हैं, नालियाँ देखते हैं, उनकी बनावट, उनकी सुनियोजित व्यवस्था अगर हम देखते हैं, इससे ये पता चलता है कि तत्कालीन उस समय में नगरों में स्थानीय शासन नगरों की समुचित व्यवस्था करता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए जो संरचना प्रस्तुत की, उनमें जनपद प्रशासन को ग्राम संग्रहण आपके 100 गांव, कार्वटिक 200 गांव और द्रोणमुख 400 गांव और स्थानीय 800 गांव में बांटा गया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा और इसमें स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए जो संरचना प्रस्तुत की गई, उनमें जनपद प्रशासन को ग्राम संग्रहण जो 10 गांव होते थे उसमें, कार्वेटिक जिसमें 200 गांव होते थे, द्रोणमुख जिसमें 400 गांव होते थे और स्थानीय जिसमें 800 गांव थे, इसमें बांटा गया था जो जनपद के प्रशासन को काम करते थे। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पूर्व बताते हुए स्थानिक अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में गोप यानी कि सरपंच समन्वय में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप निर्धारित किया था। कौटिल्य ने नगरीय जो संस्थाएं थी उन संस्थानों को पूर्व बताते हुए स्थानीय अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में गोप यानी कि सरपंच के समन्वय से स्थानीय स्वशासन का स्वरूप निर्धारित किया था। दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का आदर्श रूप चोल शासन में देखने को मिलता है। साउथ इंडियन आपके जो
चोल डायनेस्टी थी, उसमें ये स्थानीय स्वशासन का प्रचलन या स्थानीय स्वशासन का समन्वय देखने को मिलता है उस समय का। चोल शासन के दौरान गांवों को नाडु प्रदेश कार्यरत थी। गांवों में नाडु परिषदें आपकी कार्यरत थी चोल डायनेस्टी में। इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गांवों को गणराज्यों की संज्ञा दी है। इतिहासकार अल्टेकर के नाम से एक इतिहासकार हुए जिन्होंने भारतीय गांव को गणराज्यों की संज्ञा दी। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया। लॉर्ड रिपन ने आपके 1882 में एक प्रस्ताव तैयार किया जिससे आपके स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड, लोकल बोर्ड कहा जाता था। उस वक्त इसे क्या कहते थे? मुकामी बोर्ड या फिर लोकल बोर्ड कहा जाता था। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव का उद्देश्य बुद्धिमान लोगों को स्थानीय शासन के कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। लॉर्ड रिपन का इस प्रस्ताव का ये उद्देश्य था कि उस नगर के वहाँ के जो स्थानीय जगह हैं, वहाँ के स्थानीय लोग में कुछ बुद्धिमान लोग भी होंगे, तो उनको इंक्लूड किया जाए प्रशासन में, यानी कि बुद्धिमान लोगों को स्थानीय शासन के कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय जो स्वशासन है इस भारत में, इसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है क्योंकि वो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया था कब? 1882 में। स्थानीय स्वशासन को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे स्थानीय स्वशासन, फ्रांस में इसे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन यानी कि आपके प्रोफेक्ट व्यवस्था, और अमेरिका में इसे म्यूनिसिपल कहते हैं अमेरिका में। देश में स्थानीय स्वशासन के दो स्तर विद्यमान हैं, वो है एक आपके ग्रामीण और दूसरा है शहरी। ग्रामीण स्थानीय शासन को हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं और दूसरा है शहरी स्थानीय शासन। स्वशासन के कितने स्तर? दो स्तर, एक ग्राम स्तरीय, एक शहरी स्तरीय। मूल संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व हमारे महात्मा गांधी के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के विकास के लिए राज्य को निर्दिष्ट किया गया है, जो हमने शुरू में बात करी। गांधी जी का मानना था कि हमारे जो देश का आत्मा है, हमारे देश का अगर डेवलपमेंट है कहीं से होकर जाएगा तो वो गांव से होकर जाएगा, क्योंकि गांव में ही हमारी बहुत सारी आबादी, हमारे कृषक वर्ग, हमारी जो कुटिल घरेलू उद्योग, सब कुछ हमारे गांव पर डिपेंड है। ये मानना था महात्मा गांधी जी का। तो मूल संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के विकास के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन विषय को राज्य सूची में स्थान दिया है। जो हमारे भारतीय संविधान में संविधान निर्माता थे, यानी कि संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को, इस विषय को क्या राज्य जो सूची है, 3 सूची, समवर्ती सूची, आपके संघ सूची और राज्य सूची है, तो ये राज्य सूची का विषय माना गया है। अगली अगर हम बात करें, भारत में 1952 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित सामुदायिक कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में सौंपा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि स्वायत्तता की सिफारिश की गई तथा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 12 जनवरी 1958 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज अधिनियम पारित कर उसे लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में बगदरी गांव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की। कहानी शुरू होती है भारत में जब 1952 में
केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित आपके सामुदायिक कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, जो सामुदायिक कार्यक्रम थे, इन सामुदायिक कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित थी 1952 में। जनवरी 1957 में गठित कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में सौंप दिया था, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि स्वायत्तता की सिफारिश की गई थी और पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर आपके ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी उन्हें 22 जनवरी 1958 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, और जिसने प्रतिवेदन कब दिया था? नवंबर 1957 में दिया था, और जो गठित हुई थी 1957 की जनवरी महीने में, जिससे एक साल बाद यानी कि 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज अधिनियम पारित कर उसे लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के कौन सा? बगदरी गांव, नागौर जिले का बगदरी गांव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरुआत की। इंपॉर्टेंट, बगदरी गांव, नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की जाती है। राजस्थान में स्वशासन के विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए हम देखें 1960 में दशक में पंचायती राज को देश के विभिन्न राज्यों ने अपनाया, किंतु इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, उनका कार्यकाल, निर्वाचन के तरीके आदि में समानता नहीं थी। 1960 के दशक में जब पंचायती राज को देश के विभिन्न राज्यों ने अपनाया था, किंतु इन संस्थाओं के स्तरों की जो संख्या है, इनका जो कार्यकाल है, निर्वाचन का जो तरीका है आदि में कोई भी समानता नहीं दिखती है। राजस्थान में मेहता समिति के द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया। राजस्थान में कौन से जो मेहता समिति थी, उस मेहता समिति के द्वारा सुझाया गया अपना त्रिस्तरीय स्वरूप था, इसे अपनाया गया। राजस्थान में स्तरीय स्वशासन का विकास हम देखते हैं। राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान की निम्नलिखित रियासतों ने पंचायती राज कानून बनाए थे। बीकानेर 1928 में, जयपुर 1938 में, सुरई 1943 में, भरतपुर ने 1944 में और करौली ने 1949 में, जोधपुर और उदयपुर ने, इन्होंने अपने क्या था, इन रियासतों ने भी स्वशासन के लिए काम किया था। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना अग्रणी राज्य था। राजस्थान पंचायती राज की अपनी स्थापना में अग्रणी राज्य था। संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायती राज का अध्यादेश लागू किया गया। 1949 में राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग का स्थापना किया गया था। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। बलवंत मेहता समिति के द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 को लागू किया गया तथा इसके तहत प्रथम निर्वाचन सितंबर-अक्टूबर 1959 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, लागू होता है। राज्यों को इस संशोधन के संदर्भ में स्थानीय शासन के अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु राजस्थान पंचायती राज चुनाव नियम 1994 बनाए गए। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की सुगमता हेतु पंचायती राज नियम 1996 बनाए गए, जिसमें जो 30 दिसंबर 1996 को प्रभावी हुए। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा अधिनियम 1999 लागू किया गया।
इस अधिनियम के लिए संसद में जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी उसके अध्यक्ष राजस्थान से सांसद श्री नाथूराम मिर्धा थे। राजस्थान में स्थानीय अगर स्वशासन के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की अपने सबसे पहले कुछ रियासत थी, उन्होंने पंचायती राज कानून बनाए थे, जिनमें हमने देखा था बीकानेर ने, जयपुर ने, सिरोही ने, भरतपुर ने, करौली ने, जोधपुर ने, उदयपुर ने बनाए थे। पंचायती राज राजस्थान जो पंचायती राज की स्थापना है उसमें हमने देखा राज्य क्या है, राजस्थान अग्रणी है। संयुक्त जो राजस्थान था, जब पुनर्गठन का काम चल रहा था, राजस्थान बन रहा था, उस समय जो संयुक्त राजस्थान था उसने 1948 में पंचायती राज अध्यादेश लागू किया था। कौन सा अध्यादेश अपना था? ये था, एक सेकेंड, फर्स्ट क्लियर देन मोर क्लियर। 1948 में पंचायत राज अध्यादेश लागू किया संयुक्त राजस्थान द्वारा। फिर 1949 में राजस्थान जो निर्माण के बाद राजस्थान का निर्माण हुआ, उसमें मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन, मुख्य जो पंचायती अधिकारी है उसके अधीन एक पृथक पंचायत विभाग की स्थापना की गई। कब? 1949 में। ठीक है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, राजस्थान जो पंचायत अधिनियम आया ये 1953 में, इसके द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। बलवंत समिति थी, उसके द्वारा त्रिस्तरीय जो योजना बनाई गई थी उसको लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना, और इसके लिए उसने राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 को क्या किया था? लागू किया था। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 तथा इसके तहत प्रथम निर्वाचन आपके सितंबर-अक्टूबर 1959 में हुआ था, और प्रथम जो निर्वाचन था सितंबर-अक्टूबर 1959 में होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिसंबर में जब संसद के द्वारा पारित होता है और राष्ट्रपति के हस्तांतरण के बाद 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है? लागू होता है। 73वां संविधान संशोधन था जो 1952 में संसद के द्वारा पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 में हस्ताक्षर के उपरांत क्या हुआ? लागू हुआ। और इस कारण से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्यों की इस संशोधन के संदर्भ में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का आपको टाइमलाइन दिया गया, और राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया। पंचायती राज संस्थानों के चुनाव हेतु राजस्थान पंचायती राज चुनाव नियम 1994 बनाए गए। तो ये चुनाव थे, इन चुनाव को करने के लिए राजस्थान पंचायती राज चुनाव नियम 1994 बनाया गया। पंचायती राज संस्थानों के कार्य की सुगमता हेतु आपके राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाए गए, जो 30 दिसंबर 1996 को प्रभावित हुए। तो पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के हेतु राजस्थान पंचायती राज चुनाव नियम 1994 थे, और यहाँ पर इनकी संस्थानों के कार्य की सुगमता के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 आए, जो 30 दिसंबर 1996 को प्रभावी हुए। जो अनुसूचित क्षेत्र थे उनमें प्रशासन हेतु आपके राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार वैसा अधिनियम 1900 क्या निर्णयों में लाया गया था। इस अधिनियम के लिए संसद में जो संयुक्त प्रवर समिति थी वो बनी थी, और इसमें उसके अध्यक्ष राजस्थान से सांसद थे श्री नाथूराम मिर्धा थे। संशोधन अगर हम देखें तो पंचायती राज अधिनियम 1994 में वर्ष 1994, 95 और 99 में 2 बार, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008 में 2 बार, 2009 और 2010 में 2 बार, 2014 में 2 बार, 2015 में 4 बार, 16, 18, 19, 21 में संशोधित किए गए। पंचायत राज व्यवस्था सुधार हेतु कुछ गठित समितियां थी, उन समितियों के बारे में देखते हैं। उन्नीस 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण की गठित समिति आती है, और ये समिति के अध्यक्ष है वी.आर. राव। वी.आर. राव किसके समिति के अध्यक्ष? 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति थी, उसके अध्यक्ष बनते हैं। 1961 में पंचायत एवं सहकारी समितियों का पर गठित कार्यदल था, उसमें आपके S.B. मिश्रा अध्यक्ष बनते हैं। पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल 61। पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल 1961,
बी ईश्वरन की आपकी अध्यक्षता में दल या समिति थी गठित हुआ। 1962 में आपके न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल जो GR राजगोपाल की अध्यक्षता में दल गठित किया गया, न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल। 1962 में जिला प्रशासन की सेवाओं पर प्रतिवेदन VT कृष्णमाचारी ने अध्यक्षता में आपके जिला प्रशासन की सेवाओं पर प्रतिवेदन 1962 गठित किया गया। 1963 में पंचायत राज आंदोलन की ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन के लिए RR दिवाकर की अध्यक्षता में गठन किया गया। 1963 में पंचायती राज संस्थानों की बजट और लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन करने हेतु आपके रामाकृष्णैया की आपके अध्यक्षता में 1963 में पंचायत राज वित्त पर अध्ययन दल आपके गठन के संस्थानम की अध्यक्षता में हुआ। 1965 में पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति थी वो के संस्थानम की आपकी अध्यक्षता में। 1966 में पंचायत राज निकायों की अंकेक्षण और लेखा पर दल R की खन्ना की अध्यक्षता में। 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित जो समिति थी वो G आपके रामचंद्रन की अध्यक्षता में। 1966 में पंचायत द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक इकाइयों के अध्ययन हेतु R श्रीनिवास अध्यक्ष बने। 1989 में मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरणों पंचायती राज संस्थानों में संलग्नता पर गठित दल था, ये बी रामानंदन था अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 1972 में देखें तो सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण के लिए गठित कार्य दल था, उसमें N रामाकृष्णैया आपके अध्यक्ष रहे। 1976 का सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज गठित समिति थी जिसमें श्रीमती दया चौबे आपके अध्यक्ष रही। 1977 में पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक संरचना संबंधी तत्व थे, उसके लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति बनी, जो एक इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में पंचायती राज की मूल एवं प्रशासनिक संरचना में संबंधी सुधार तत्व था, उसमें आपके अशोक मेहता की अध्यक्षता में। 1978 में खंड स्तर पर योजना स्वरूप दांतवाला अध्यक्ष रहे। 1984 में जिला स्तरीय योजना का स्वरूप हनुमंत राव अध्यक्ष रहे। 1985 में ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम GV राव। 1986 में लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनर्सशक्तिकरण LM सिंघवी की अध्यक्षता में। 1988 में पंचायती राज संस्थानों को प्रभावी बनाने हेतु VN गोडगिल की अध्यक्षता में। 1990 में स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता को अनुशंसा में PK थुंगन की अध्यक्षता में। 2001 में पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों और प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स थी जिसमें ललित माथुर अध्यक्ष रहे। 2005 में आधार स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह था जिसमें V रामाचंद्रन थे अध्यक्ष। 2008 में जिला स्तर पर नियोजन के नियमावली कार्य दल श्रीमती राजवत संधू के अध्यक्षता में। DRDA जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पुनर्गठन के लिए गठित समिति V रामचंद्रन की अध्यक्षता में। 2012 में आम वस्तुओं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के लिए राष्ट्रीय पंचायत आयोग के गठन की अनुशंसा अध्यक्षता में किसके मणिशंकर अय्यर है। ओके, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था सुधार हेतु गठित समिति थी, उनकी सिफारिशें देखते हैं और हम इम्पोर्टेंट वाली मुख्य रूप से देखेंगे जिसमें है आपकी अशोक मेहता समिति जो 1977 में आती है। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए अर्थात मंडल पंचायतें और जिला परिषदें गठित किए जाए। जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाए। संस्थाओं के चुनाव दलगत आधार पर करवाए जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति व महिला वर्ग के आरक्षण दिया जाए। पंचायती राज व्यवस्था के स्वयंसेवी संस्थानों की भूमिका बढ़ाई जाए। पंचायती राज संस्थानों के कार्यकाल 4 वर्ष किया जाए। अशोक मेहता समिति जो 1977 में आती है, जो पंचायती राज व्यवस्था की सुधार हेतु गठित समिति थी और जिसने कुछ सिफारिशें करी। इसने सिफारिश करी कि द्विस्तरीय पंचायती अपने राज प्रणाली है उसे अपनाया जाए और जिसमें क्या होगा, मंडल पंचायतें क्या एक मंडल पंचायतें और एक जिला परिषद गठित किया जाए। दूसरी कि जिला कलेक्टर के सहित सभी अधिकारी हैं वो जिला परिषद के अधीन रखे जाए। जिला कलेक्टर के सहित सभी जो अधिकारी वो जिला परिषद के अधीन रखे जाए। नंबर 3
नंबर 3 कहते हैं संस्थानों के चुनाव दलगत आधार पर करवाने चाहिए थे। अब संस्थाओं के जो चुनाव है वो दलगत आधार पर होने चाहिए। नंबर 4 अनुसूचित जाति है, जनजाति और महिला वर्ग है, इनके लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये बात भी आपके अशोक मेहता समिति करते हैं। 5वीं बात करती है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्वयं सेवी संस्थानों की भूमिका बढ़ानी चाहिए। और 6ठी बात करती है कि वो जो कार्यकाल है वो पंचायती राज संस्थानों के 4 वर्ष का होना चाहिए, और पहले 4 वर्ष का था भी शायद एक टाइम। फिर हम बात करते हैं अगली समिति जिसे हम कहते हैं GV.K. राव समिति, जो 1985 में आपकी गठित की गई थी। ग्राम पंचायतों की अधिक वित्तीय शक्तियाँ दी जाए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, 4 स्तरीय पंचायती राज जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किया जाए। GV.K. राव जो समिति है इसके द्वारा 1985 में प्रमुख रूप से सलाहें दी गई। एक तो ये दी गई कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्ति देनी चाहिए, ये अच्छी आपके एक सुझाव था। दूसरा कि राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, ओके। तीसरा कि राज्य स्तरीय जो पंचायती राज है उसका अपने स्तर कितने होने चाहिए, ये स्तर होने चाहिए 4, ठीक है। जिला विकास आयुक्त का पद का सृजन करना चाहिए। GV.K. राव समिति 1985 में ये सुझाव दिए गए थे। अगली अगर हम देखें वो है LM सिंघवी समिति जो 1986 में आती है। LM सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव से जो जुड़े मुद्दे हैं उनके निराकरण हेतु न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जाए। तो LM सिंघवी समिति 1986 में आती है, वो प्रमुख रूप से 3 मांगे देखती हैं कि पहली तो कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज को, दूसरी बात कि न्याय जो पंचायतें हैं उनका गठन की सिफारिश की थी उन्होंने, और तीसरी बात थी कि पंचायती राज संस्थानों के चुनाव से जुड़े अगर कोई मुद्दे हैं उनके निराकरण, उनको निपटारा करने के लिए आपके न्यायिक अभिकरणों की क्या है स्थापना करनी चाहिए। चौथी बात, चौथी समिति आपकी आती है, ये समिति आपकी PK थुंगन समिति है 1988 की। इसने प्रमुख रूप से सलाह क्या दी, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश ये भी करते हैं PK थुंगन समिति भी। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया। जिला परिषद की पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए किसे, जिला परिषद को। पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की थी इन्होंने भी। तो प्रमुख रूप से और भी कुछ है नहीं। PK थुंगन अपने समिति जो 1988 में आती, इसने प्रमुख रूप से सलाह दी, एक कि राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, दूसरी कि कार्यकाल है पंचायती जो आपके राज संस्थाएं हैं उनके कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करना चाहिए जो वर्तमान में है, तीसरी बात कि जिला परिषद है उस जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी बनाना चाहिए, और एक बात कि गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव इन्होंने दिया था। और 3 स्तरीय आपके किसने भी दिया था, वो बलवंत राव मेहता समिति में दिया था, ठीक है ना। और पंचायती राज संस्थानों की संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ये भी PK थुंगन समिति कहती है। 5वीं समिति है गौडगिल समिति जो 1988 में आपकी गठित की गई थी। गौडगिल समिति ने क्या बात कही, गौडगिल समिति ने आपकी बात करी गई कि पंचायती राज संस्थानों की संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की गई, जैसे कि आपने पिछली पढ़ी और उससे भी पिछली वाले जो हमने समितियाँ पढ़ी उसमें भी ये संवैधानिक दर्जा देने की बात की जा रही है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं, यही चीज़ गौडगिल समिति में देखते हैं। पंचायती राज संस्थानों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार होना चाहिए, ये नई चीज़ निकल के आ रही है, ये आपके गौडगिल बात कहते हैं, ऐसी बात गौडगिल ही कर सकते हैं। पंचायती राज चुनाव हेतु एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए, ये बात एक नई और निकल के आती है, ये गौडगिल समिति के द्वारा कही गई। कक्षा 11वीं की NCERT के अनुसार PK थुंगन समिति 1990 में गठित की गई थी, ये 11वीं की NCERT के अनुसार है, 11th NCERT। गौडगिल जो समिति 1988 में आती है उसके द्वारा प्रमुख रूप से आपके पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई।
अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। कर लगाने और वसूलने का अधिकार देना चाहिए। पंचायतों को चुनाव हेतु एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करनी चाहिए। ये बातें करता है गॉडगिल आपके समिति। कक्षा 11वीं की आपकी एनसीईआरटी की हमने किताब के बारे में बात करी, जो पीके थुंगन की समिति की बात 1990 में करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, इस 1994 की धाराएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने की बारी आ चुकी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की भाग 11 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ के तक पंचायती राज संस्थानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 73 संविधान संशोधन 1992 के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज संस्थानों का उल्लेख किया गया है। इसी संदर्भ में राजस्थान में वर्ष 1994 में बनाए गए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय और प्रमुख धाराएं हैं वो इस प्रकार से रहने वाली है। संविधान के अनुच्छेद और अधिनियम की धाराएं ये हम देखेंगे। 243 ए बात करता है ग्राम सभा की, ठीक है, और वहीं पंचायती राज अधिनियम है 1994 की धारा वो बात करती है 8A, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पंचायती अनुच्छेद वाइज देखते हैं, फिर वापस हम देखेंगे जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 उसकी धाराओं के हिसाब से देखेंगे। सही बात है, चलो। हाँ, तो 243 एक ग्राम सभा के बारे में बात करता है। 243 बी बात करता है पंचायतों का गठन। सी बात करता है सी फॉर संरचना, पंचायतों की संरचना। बी आपके बिल्ड की बात करता है, क्या चीज बिल्ड करनी चाहिए? बिल्ड करनी चाहिए पंचायतों का गठन। ए किसकी बात करा? ग्राम सभा की। बी बिल्ड की बात करता है पंचायतों के गठन की। सी आपके सी मतलब संरचना, पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है। ओके। डी बात करता है आरक्षण की। रक्षण किससे होगा? आरक्षण से, तो स्थानों का आरक्षण। तो डी फोर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आरक्षण से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो स्थानों का आरक्षण। ई कहता है ई अवधि। ई क्या है? अवधि। ई अवधि, ठीक है, ई अवधि, पंचायतों की अवधि के बारे में। एफ निर्हरताओं के, सदस्यों के निर्हरताओं के बारे में बात करता है। एफ और क्या है? फेलियर। तो क्या है? निर्हरताओं की, सदस्य की निर्हरताएं हैं वो 245 एफ और फेलियर। जी बात करता है आपके शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की, किसकी? पंचायतों की। उत्तरदायित्व है यानी कि गारंटी, ठीक है। उत्तरदायित्व है, प्राधिकार और शक्तियां। 243 एच पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्तियां और उनकी जो निधियां हैं वो आपके एच के बारे में बात करती हैं। आई कहता है वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन और वित्त आयोग का गठन के बारे में बात करता है। वित्तीय स्थिति है इसके आपके पुनर्विलोकन और वित्त आयोग का क्या है? गठन के बारे में बात करता है। 243 ये कहता है पंचायतों की लेखाओं के आपके संपरीक्षा, पंचायतों की लेखाएं हैं उन लेखाओं का संपरीक्षा की बात करता है। 243 के बात करता है निर्वाचन के, पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करता है के, निर्वाचन। एल बात करता है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। एल फॉर लागू होना, कहाँ? संघ राज्य क्षेत्रों में। एम बात करता है इस भाग 9 का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, ठीक है, और विस्तार से देखेंगे।
एन बात करता है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, विद्यमान जो विद्या है और पंचायतें हैं उनका बना रहना। ओ बात करता है निर्वाचित संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले हैं, न्यायालयों में हस्तक्षेप का क्या है, वर्जन किया गया है। ओके, अब धाराओं के बारे में देखें तो ग्राम सभा की बात करता है, ग्राम सभा आपके 8A बात करता है। फिर गठन के बारे में बात करें तो 9 से लेकर 11 धारा के बीच में गठन की बात कही गई है। 12 से लेकर 14 तक पंचायतों की संरचना के बारे में बात कही गई है। ये हो गया गठन, ये हो गया ग्राम सभा। अगली हम देखें आपके स्थानों का आरक्षण जो 15 से लेकर 16 में है। वैसे भी 15-16 आपके अनुच्छेद याद होंगे तो उसमें क्या है, आरक्षण जैसी बातें देखी गई है, तो 15-16। 17 और 30 जिसमें क्या है, अवधि, पंचायतों की अवधि की बात करता है, और वहां पर क्या है, ई फॉर अवधि। 19 से 19 20 और 21 इसमें आपके क्या है, सदस्य के लिए निर्भरताएं हैं। उसमें किस में हो जाएगी, उसमें एफ में हो जाएगी। 50, 51, 52 और 55 इसमें क्या है, शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं और उत्तरदायित्व हैं। 55 के हो जाते तो उत्तरदायित्व है। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 73 में क्या है, पंचायतों के द्वारा अधिरोपित आपकी कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां हैं, और वहां पर एच में थी। आई में उधर क्या था, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन और वित्त के आयोग का गठन करना, इसमें किसमें 118 में है। ये 75 में क्या है, आपके पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा, क्या है, संपरीक्षा। ओके, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 119 इसमें पंचायतों के निर्वाचन के बारे में, पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में बात करता है, और उसमें क्या था, के में था, और ये जे में था, और ये आई में था। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1974 के अध्यायों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय 2 वार्ड सभा, जो धारा 3 से लेकर 8 तक बात करता है, ये वार्ड सभा। अध्याय 2A ग्राम सभा की बात करता है, 8A से लेकर 8E तक धारा हो गई। अध्याय 3 पंचायती राज संस्थान है, उनके बारे में बात करती है, जो धारा 9 से लेकर 91A तक बात करता है। अध्याय 4 है जो राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में बात करें, जो 92 से लेकर 107 के बीच में क्या रहने वाली है, धाराएं रहने वाली। 4A में किसी गांव की आबादी के क्षेत्र का विनियमन, धारा 107A से लेकर 107H तक। प्रकीर्ण और विविध, ये धारा 108 से लेकर 124। अध्याय 5 में क्या है, प्रकीर्ण और विविध। अध्याय 2 में वार्ड सभा, अध्याय 2A में ग्राम सभा, अध्याय 3 में पंचायती राज संस्थाएं, अध्याय 4 में पंचायती राज राज्य सरकार की शक्तियां, 4A में किसी गांव की आबादी के क्षेत्र का विनियमन, और 5 में है विकिरण या विविध, प्रकीर्ण या विविध। अन्य प्रमुख धाराओं के बारे में देखें तो धारा 37 पंचायती राज संस्थानों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में है। 60A है सतर्कता आपके समिति के बारे में। 74 वार्षिक बजट के रूप में। 78 है पंचायत के आपके सचिव की नियुक्ति और उसके कर्तव्य के बारे में। 92 किसी पंचायती राज संस्थान के संकल्प को रद्द या निलंबित करने की शक्ति राज्य सरकार में होगी। किसी भी पंचायती राज संस्थान के संकल्प को रद्द करने और निलंबित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी। 94 पंचायती राज संस्थानों को विघटित करने की सरकार की शक्ति रहने वाली है। 98 में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। 99 में सरकार के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है। तो सरकार के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति 99 के अंतर्गत। 101 किसी पंचायत राज संस्थान की सीमा में परिवर्तन करने की बात। प्रत्येक जनगणना के पश्चात स्थानों का अवधारण 115 के अंतर्गत। 118 में राज्य वित्त आयोग के बारे में बात कही गई है। 119 राज्य निर्वाचन आयोग। 121 आपके जिला आयोजना समिति के बारे में बात करता है। पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके संस्थानों के बारे में देखते हैं, जो अध्याय 3 है ये बात करता है। अध्याय 3 पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उन संस्थानों के अगर हम बारे में बात करें, विशेषता देखेंगे पंचायत समिति। सबसे पहले हम देखिए इस तरह, तो ग्राम आपके पंचायत
पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर हो गए। स्थापना देखिए ग्राम पंचायत की, तो राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित एक निगमित निकाय धारा 9 के द्वारा है। तो राजस्थान राज्य सरकार है उसके द्वारा स्थापित एक निगमित निकाय है जो धारा 9 के द्वारा आपकी स्थापित है। राज्य सरकार 1 माह के नोटिस पर नाम या कार्यकाल का स्थान परिवर्तन कर सकती है। ओके, इस पंचायत समिति के बारे में बात करें तो राजस्थान या फिर राज्य सरकार के द्वारा स्थापित होती है एक निगमित निकाय है जो धारा 10 में दी गई है। राज्य सरकार 1 माह के नोटिस पर नाम या कार्यालय का स्थान परिवर्तन कर सकती है। डन। जिला परिषद में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित एक निगमित निकाय है जो धारा 11 में है। तो 9, 10 और 11। राज्य सरकार 1 माह के नोटिस पर नाम या कार्यालय के स्थान का परिवर्तन कर सकती है। सारे में एक ही चीज़ें हैं, बस धारा 9, 10 और 11 के बारे में है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। स्थापना के बाद हम बात करें संरचना की, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा तथा 5 से अधिक वार्ड पंच होंगे जो धारा 12 कहती है। वर्तमान में 3000 की जनसंख्या तक 9 वार्ड पंच तथा 1 सरपंच होता है तथा इससे अधिक प्रति 1000 आपकी जनसंख्या या उसके अंश के लिए 2 अतिरिक्त वार्ड पंच होते हैं। ओके, तो एक आपकी ग्राम पंचायत में एक होता है सरपंच और 5 से अधिक होते हैं वार्ड पंच अकॉर्डिंग टू धारा 12। वर्तमान में 3000 की जनसंख्या तक आपके 9 वार्ड पंच होते हैं तथा 1 सरपंच होता है, तो 9+1। और इससे अधिक प्रति 1000 जनसंख्या या उसके अंश के लिए 2 अतिरिक्त आपके क्या होंगे, वार्ड पंच होंगे प्रति 1000 वन के आपके पॉपुलेशन पर। ठीक है, ओके। पंचायत समिति में देखें तो 1 लाख की जनसंख्या पर आपके 15 निर्वाचित सदस्य होंगे। इससे अधिक जनसंख्या की स्थिति में प्रति 15,000 जनसंख्या पर 2 निर्वाचित सदस्य होंगे। तो वहाँ प्रति 1000 पे 2 वार्ड पंच थे, यहाँ प्रति 15,000 जनसंख्या पर 2 निर्वाचित सदस्य होंगे और 1 लाख की जनसंख्या 15 निर्वाचित सदस्य रहने वाले हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत समिति अंशतः या पूर्णतः समाविष्ट है के निर्वाचित सदस्य होने वाले हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत समिति अंशतः या पूर्णतः समाविष्ट है के निर्वाचित सदस्य इसके रहने वाले हैं। पंचायत समिति क्षेत्र की आपकी समस्त पंचायतों के अध्यक्ष, ठीक है, और विधायकों और सरपंचों के प्रधान व उप प्रधान की निर्वाचन और हटाई जाने वाली बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं है। विधायकों और सरपंचों को प्रधान और उप प्रधान की निर्वाचन और हटाई जाने वाली बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं है, ये धारा 13 कहती है। ठीक है, समस्त आपके जो पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त पंचायतों के क्या होंगे, ये अध्यक्ष होंगे। अब जिला परिषद के अगर संरचना के बारे में देखें तो 4 लाख की जनसंख्या पर आपके 17 निर्वाचित सदस्य होंगे। वहां पर 1 लाख जनसंख्या पर 15 निर्वाचित, उससे पहले 3000 पर 9 वार्ड पंच, 1 आपके सरपंच, और इससे अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 1 लाख पर 2 निर्वाचित, प्रति 15,000 पर 2 और प्रति 1000 पर 2 वार्ड पंच, प्रति 1000 पर 2 वार्ड पंच, प्रति 15,000 जनसंख्या पर 2 निर्वाचित सदस्य होंगे आपके किसमें, पंचायत समिति में। और यहाँ पर पंचायत आपके जिला परिषद है, इसमें कितने 1 लाख पर 2 अतिरिक्त होंगे निर्वाचित। ठीक है, 4 लाख पे 17 निर्वाचित सदस्य। लोकसभा व राज्य विधानसभा सदस्य जिला परिषद क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र के निर्वाचन के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, जिला परिषद के क्षेत्र के निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत जो राज्यसभा है उसके सदस्य, समस्त पंचायत आपकी समिति है उसके अध्यक्ष, समस्त पंचायत समितियों के अध्यक्ष। जिला परिषद के क्षेत्र में निर्वाचित रूप से आपके मंजूर राज्यसभा सदस्य, लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य है। ओके, सांसदों, विधायकों और प्रधानों को जिला प्रमुख या उप प्रमुख को हटाए जाने की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं है। सांसदों, विधायकों और प्रधानों को
ठीक है ना, या इनको क्या है, ये प्रमुख या उप प्रमुख को हटाने जाने का आपके अधिकार नहीं है, धारा 14 कहती है। नेक्स्ट, अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत के होंगे सरपंच और इसके होंगे प्रधान। ठीक है, किसके होंगे प्रधान, आपके किसके होंगे, प्रधान होंगे पंचायत समिति के, और जिला प्रमुख होंगे जिला परिषद के अध्यक्षों के। निर्वाचन है, निर्वाचनों की देखें तो वार्ड पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, सरपंच का भी प्रत्यक्ष आपके निर्वाचन होगा, लेकिन उप सरपंच का क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, जो वार्ड पंचों में से सरपंच के द्वारा लगभग तय किया जाता है। ओके, और इसमें देखिए आपके जो पंचायत समिति है उसमें देखिए पंचायत समिति सदस्य क्या है, प्रत्यक्ष, प्रधान होता है अप्रत्यक्ष और उप प्रधान होता है अप्रत्यक्ष। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होता है सरपंच का, प्रधानों का चुनाव यानी कि पंचायत समितियों के, और ये जिला परिषदों के तो थोड़े बहुत फिक्स चल हो ही जाते हैं, लेकिन ये दो वाले पहले वाले बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव होते हैं। जो भी इस माहौल में रहता है मज़ा आ जाता है उसको तो। ठीक है, जिला परिषद के सदस्य होता है उसे अपने प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिला प्रमुख और आपके उप जिला प्रमुख के होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। शपथ के बारे में बात करें तो वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच, इनको क्या है, पीठासीन जो अधिकारी होता है वो शपथ दिलाता है, पीठासीन अधिकारी होता है वो, और इनको भी पीठासीन आपके अधिकारी, जिला परिषद सदस्य को पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो सदस्य को तो क्या है, पीठासीन अधिकारी, और जिला परिषद सदस्य को भी पीठासीन अधिकारी। प्रधान और उप प्रधान को क्या है, उपखंड अधिकारी दिलाता है, और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को कौन दिलाता है भाई, जिला कलेक्टर दिलाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, बात क्लियर है ना। नेक्स्ट, त्याग पत्र के बारे में बात करें तो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच खंड आपके विकास अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को क्या देंगे, अपना त्याग पत्र देंगे। पंचायत समिति सदस्य हैं वह उप प्रधान हैं, ये प्रधान को देंगे, और प्रधान है ये जिला प्रमुख को देगा। तो पंचायत समिति सदस्य और उप प्रधान प्रधान को देंगे और प्रधान देगा जिला प्रमुख को। जिला परिषद के सदस्य हैं और उप जिला प्रमुख है, ये आपको देंगे जिला प्रमुख को त्याग पत्र, और जिला प्रमुख देगा संभागीय आयुक्त को। किसे देगा, संभागीय आयुक्त को देगा। लेकिन ये शपथ किसको दे रहा है, जिला कलेक्टर को दे रहा है, लेकिन आपको त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देगा। बैठकों के बारे में बात करें, 15 दिन में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए पंचायत आपके ग्राम पंचायतों में। गणपूर्ति होना चाहिए, एक बट्टा कम से कम आपके 1/3 कुल सदस्यों का होना चाहिए, और एक माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए, किसमें, पंचायत समिति में, कुल सदस्यों को 1/3 गणपूर्ति होगा। 3 माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए और कुल सदस्यों का 1/3 आपकी गणपूर्ति होनी चाहिए जिला परिषद में। 15 दिन में एक बैठक, एक माह में एक बैठक, 3 माह में एक बैठक, गणपूर्ति सबों में आपके 1/3। प्रशासनिक अधिकारी में देखें तो ग्राम विकास अधिकारी होता है ग्राम पंचायतों का, जिसे हम वीडियो के नाम से जानते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ पर होता है बीडीओ, खंड विकास अधिकारी। कौन होता है, खंड विकास अधिकारी। और वार्ड पंच, सरपंच, आपके उप सरपंच, ये किसे देते हैं अपना त्याग पत्र, खंड विकास अधिकारी को ही देते हैं, यानी कि बीडीओ को देते हैं। तो यहाँ का आपके क्या हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति का खंड विकास अधिकारी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपकी कौन, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिला परिषद पे प्रशासनिक अधिकारी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली के सुधार हेतु आपके सुझाव देने के लिए समय समय पर कुछ समितियां आती हैं, वो बात करती हैं। समितियों के देखिए प्रमुख रूप से सूची में तो हरीश चंद्र माथुर समिति आती है 1963 में। सादिक अली समिति आते हैं 1964 में। गिरिधर लाल व्यास आती है जो 1973 में आती समिति। हरिलाल खर्रा समिति आती है 1990 में। अरुण कुमार समिति आती है 1996 में। और शिवचरण माथुर आती है 2000 में समिति। और 2009 में गुलाबचंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति आती है 2009 में।
परिभाषाएं देखते हैं अब। अनुच्छेद 243 के अनुसार देखिएगा, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में किसी गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय होता है, उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। तो ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर, पंचायत के क्षेत्र में किसी गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में जो रजिस्ट्रीकृत जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्तियों से मिलकर जो निकाय बनता है, उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। मध्यवर्ती स्तर, ग्राम और जिला स्तरों के मध्य ऐसा स्तर जिसे राज्यपाल ने अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में आपके निर्दिष्ट किया है। तो स्तर क्या रहने वाला है, ग्राम और जिला, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। इस बीच में जो स्तर वाला आपके राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित जो क्षेत्र होगा विनिर्दिष्ट, उसे हम मध्यवर्ती स्तर कहेंगे। पंचायत क्या होगी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन आपके गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, वो पंचायत कहलाती है। जनसंख्या, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े आपके प्रशासित होंगे। जनसंख्या क्या होगी, अंतिम पूर्ववर्ती जो जनगणना होगी उसमें निश्चित की गई जो जनसंख्या है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे, वो जनसंख्या कहलाती है। ग्राम सभा के बारे में देखते हैं 243A के अंतर्गत। तो देखिए, गठन के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो उस वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम वार्ड सभा अध्याय 2 और यहाँ पर ग्राम सभा है जो अध्याय 2A के अंतर्गत है। तो इनके गठन के बारे में बात करते हैं। तो ग्राम सभा में सबसे पहले वार्ड सभा होगी। इसके गठन में उस वार्ड के सभी जो वयस्क व्यक्ति हैं उसके द्वारा आपके गठन किया जाएगा। ग्राम सभा, वार्ड सभा के बाद ग्राम सभा। ग्राम पंचायतों के निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेट जो व्यक्ति हैं वो धारा 8A के अंतर्गत क्या करेंगे, इसका गठन करेंगे ग्राम सभा का। ग्राम पंचायत के निर्वाचित नामावली में रजिस्ट्रेट व्यक्ति और उस वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति हैं जो वार्ड सभा में आपके गठन करेंगे। बैठकें देखें तो वर्ष में कम से कम 2 विशेष बैठक है। तो वार्ड के सभा के लिए कुल सदस्यों की एक आपके 10 में से 1 भाग के द्वारा पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर 15 दिन में, ओके, वर्ष में कम से कम 2 ग्राम सभा में देखें तो विशेष बैठक हेतु ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की, आपके जो ग्राम सभा के कुल सदस्य हैं उसका आपके 10 में से 1 भाग, ठीक है, 10 में से 1 बंदा हिसाब से देख लो, यानी कि 10% का आपके होना चाहिए। पंचायत या पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षा किए जाने के आपके 30 दिन में वर्तमान में 4 बैठकें, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, कितनी होती है, 4 बैठकें होती हैं। ओके, वार्ड सभा हो गई, ग्राम सभा हो गई, बैठकें हुई, गठन हुआ। गणपूर्ति के बारे में देखें तो कुल सदस्य संख्या के एक आपके 10 में से 1 भाग, मतलब 100 में से 10 बंदे जिसमें आरक्षित वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अनुसार आपके रहने वाले हैं धारा 4 में। ये आपके 1/10वां भाग आरक्षित वर्गों के उनकी जनसंख्या के अनुसार 8A हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी वार्ड सभा में वार्ड पंच या उसकी अनुपस्थिति में बैठकों में उपस्थित सदस्यों में के बहुमत से इस हेतु आपके निर्वाचित व्यक्ति होता है जो पीठासीन अधिकारी होता है। तो वार्ड पंच या उसकी अनुपस्थिति में बैठकों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस हेतु निर्वाचित व्यक्ति है, ये पीठासीन अधिकारी होगा। ग्राम सभा में सरपंच होगा और इनकी अनुपस्थिति में उप सरपंच और दोनों की अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति में बैठक की उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से इस हेतु निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो दोनों ही आपके अनुपस्थित हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से हेतु आपके निर्वाचित जो व्यक्ति होगा वो, ठीक है, समझ पाएंगे। तो फिर संकल्प के बारे में बात करें तो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित आपके संकल्प पारित होगा, और एक बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित, यही यहाँ पर भी सेम चीज़ है ग्राम सभा में भी। तो वार्ड पंच और ग्राम सभा। ग्राम सभा की विशेषता देखिए तो ग्राम सभा का उल्लेख आपके अनुच्छेद 243A में किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2A में वर्ष 2000 में संशोधित द्वारा जोड़ा गया। संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहेगा।
संबंधित जो पंचायत समिति है उसके विकास अधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति है जो बैठक में उपस्थित रहेगा। बैठक के कार्यवर्त आपके सचिव के द्वारा किए जाएंगे, तो बैठक के कार्यवर्त है वो सचिव के द्वारा किए जाएंगे, लिए जाएंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों हेतु ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होगी, जो ग्राम पंचायत अपने कार्य हेतु ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदारी होगी। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारी समिति भी कहा जाता है। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति कौन है? ग्राम पंचायत है। तो राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से गांव और गांव के समूह से बने प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से गांव और गांव के समूह से बने प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। पंचायतों के गठन के बारे में बात करते हैं तो 243B के अंतर्गत बात करते हैं। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जाता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम होती है। तो मध्यवर्ती स्तर पर आपकी पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या क्या 20 लाख से कम हो। राजस्थान में 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायतों की संरचना देखें तो 243C के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करता है। राज्य का जो विधानमंडल है ये विधि बनाकर पंचायतों की संरचना का उपबंध करता है। किसके पास पावर है? राज्य के विधानमंडल के पास है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12, 13 और 14 में पंचायतों की संरचना के संबंध में उल्लेख किया गया है। किसमें? 12 और 13, 14 में किया गया है। खंड व जिला स्तर के अध्यक्ष क्रमशः प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाएगा। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाएगा जो कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर आपके उपबंधित की गई है। तो ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु ऐसी रीति का आपके किया जाएगा जिस रीति को तय किया गया है राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर। स्थानों का आरक्षण 243D में धारा के हिसाब से 15 और 16 में आरक्षण के 2 प्रकार हैं। एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, जो कि अनिवार्य है। ऐच्छिक है जिसमें राज्य विधानमंडल को अन्य वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनिवार्य है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए। ऐच्छिक है विधानमंडल कोई अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की प्रावधान करे। अनुच्छेद 243G में पंचायती राज के सभी संस्थानों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 243G में पंचायती राज की सभी संस्थानों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आपकी सीटों के आरक्षित किया गया है। दूसरी बात, अनुसूचित जाति और जनजाति के हेतु जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान। जाति और जनजाति के हेतु जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। इन सीटों पर भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है और ये आरक्षण आपके चक्र अनुक्रम में पद्धति में होगा। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु राज्य विधानमंडल को आपके अधिकृत किया गया है। पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए राज्य विधानमंडल को अधिकृत किया गया है। राजस्थान में पिछड़े वर्ग के हेतु अधिकतम 21% और उतना ही जितना संबंधित जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उस जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। जिले में कुल ग्रामीण जनसंख्या का 50% से कम हो अपने जिले में SC या ST की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रारंभ में 15% आरक्षण प्रदान किया गया और 4 अक्टूबर 1999 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 21% कर दिया गया। तो 21% अन्य पिछड़ा वर्गों के आपके आरक्षण है जो 4 अक्टूबर 1999 में था और पहले इससे क्या था? 15% ही था। यदि SC और ST के कुल ग्रामीण जनसंख्या 70% से कम है तो प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पंचायती राज संस्थान में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के हेतु आरक्षित होगा। अब SC और ST के कुल आपके ग्रामीण जनसंख्या 70% से कम है तो प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पंचायती राज संस्थान में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित होगा। वर्तमान में राजस्थान में महिलाओं की पंचायती राज में 50% आरक्षण प्राप्त है। राजस्थान आपकी पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। भारत में सर्वप्रथम बिहार राज्य में महिलाओं के लिए पंचायती राज में आपके 50% का स्थान आरक्षित किया गया था।
पंचायतों के कार्यकाल में देखें 243 में तो सभी स्तरों के संस्थानों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष आपके निश्चित किया गया है। हालांकि समय पूरा होने से पहले भी उन्हें विघटित किया जा सकता है। इसके बाद 6 माह में नई संस्थानों का गठन आपके करना अनिवार्य रहने वाला है। विघटन होने के बाद 6 माह में नई संस्थानों का गठन होना अनिवार्य है। विघटन के परिणाम स्वरूप नवगठित पंचायती राज संस्थान शेष कार्यकाल तक बनी रहेगी, ना कि संपूर्ण 5 वर्ष के लिए। अगर विघटन होता है तो विघटन की स्थिति में आपके जो नवगठित पंचायती राज संस्थान है उसका शेष कार्यकाल तक ही बनी रहेगी। 1 साल का बचा तो 1 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए कार्यकाल नहीं होना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के अविश्वास प्रस्ताव है धारा 37 के अंतर्गत लाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव पंचायती राज संस्थानों में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम 1/3 सदस्यों के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दिया जाता है। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अपने अविश्वास जो प्रस्ताव है, ऐसा प्रस्ताव पंचायती राज संस्थानों के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य और न्यूनतम 1/3 सदस्यों के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रस्ताव को संबंधित संस्था को भेजेगा यथा सरपंच, उप सरपंच हेतु पंचायतों को आदि। ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव से संबंधित संस्था को भेजेगा यथा सरपंच और उप सरपंच हेतु आपकी पंचायत को। ठीक है, योग्यता और राज्य आयोग प्रस्ताव देने के 30 दिन बैठक बुलाई जाएगी। तो ये प्रस्ताव आपने देने जाने के बाद 30 दिन में बैठक बुलाई जाएगी। ऐसे बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व देगा। सदस्यों को क्या है, कम से कम सूचना 7 दिन पूर्व देगा। बैठक की अध्यक्षता सक्षम अधिकारी करेगा। बैठक की गणपूर्ति मतदान हेतु आपके पात्र व्यक्तियों का 1/3 संख्या। बैठक में विचार विमर्श हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि प्रस्ताव आपके बहुमत से पारित हो जाता है तो अध्यक्षता करने वाला यानी कि 3/4 के आपके बहुमत से पारित होता है, अध्यक्षता करने वाला अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाकर उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और इसी के साथ ही वह पद रिक्त हो जाएगा। यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता है या बैठक नहीं होती है तो 1 वर्ष के भीतर ऐसा प्रस्ताव दोबारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। अब कोई बन गया सरपंच तो उसके पद ग्रहण के आपके 2 वर्ष के भीतर ऐसा कोई लाया नहीं जा सकता। फिर आप मैक्सिमम 3 टाइम लेके आओगे, वो भी क्या है क्योंकि 1-1 साल के बाद में लाना होगा। तीसरी बार तो लग के भी क्या फायदा, 5 साल पूरे हो जाएंगे। पद से हटाया जाना और निलंबन। किसी पंचायती राज संस्थान का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पहली बात कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो। दूसरी बात कर्तव्यों के निर्वहन के अवाचार, मिसकंडक्ट या अपकृतिकर, डिसग्रेसफुल आचरण का दोषी है, राज्य सरकार पद से हटा सकती है। ऐसा सदस्य हटाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत चुने जाने के लिए अपात्र हो जाता है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में बुलाई गई विशेष ग्राम सभा या वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्रमशः सरपंच और वार्ड पंच का निलंबन करना चाहने वाला संकल्प पारित हो जाए तो राज्य सरकार सरपंच और वार्ड पंच को निलंबित कर सकती है। एक चीज हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था, धारा 38 देखिए, पद से हटाना और निलंबन। अविश्वास प्रस्ताव देगा तो धारा आपकी 37 में है, ये 38 देख ली। और अब देखते हैं अपने पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की योग्यताएं देखते हैं। 200 आपके एफ निर्भरताएं, ठीक है ना, वरना आप फेलियर हो जाएंगे क्योंकि निर्भरताएं हैं अगर आप पार नहीं कर पाए तो। धारा 19 देखिएगा, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, संबंधित पंचायत क्षेत्र का मतदाता हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, यानी कि कोई मास्टर वगैरह गवर्नमेंट में वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान पैदा नहीं हो, और ये वर्तमान में संशोधन करके हटा भी दिया गया है, ठीक है ना, याद रखना। ये भी नया आया ना, इसमें संशोधन किया गया और हट गया ये सिस्टम वाला। अब 3 बच्चे वाला
अपने क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। किसी अन्य पंचायती राज संस्थान का सदस्य न हो, किसी अन्य पंचायती राज संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के किसी विभाग का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो। किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष, किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष न ठहराया गया हो, किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय के द्वारा सिद्ध दोष न ठहराया गया हो। घर में कार्यशील शौचालय होना चाहिए। घर में कार्यशील शौचालय होना जरूरी है, वरना वो दूसरों का क्या शौचालय बनाएगा, रूढ़िबद्ध हो गया तो क्या पता। धारा 19 ख के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्थानों में एक से अधिक स्थानों से निर्वाचन नहीं लड़ सकता। कोई व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्थान में एक से अधिक स्थानों से निर्वाचन नहीं लड़ सकता। किसी पंचायती राज संस्थान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्ति संसद, किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम का सदस्य बनने पर यदि वह 14 दिन में कोई एक पद का त्याग नहीं करता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो किसी पंचायती राज संस्थान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्ति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य या नगर पालिका बोर्ड या नगर परिषद या नगर निगम का सदस्य आपकी क्या है बनने पर यदि वह 14 दिन में कोई एक पद का त्याग नहीं करता है तो उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसका पद समाप्त हो जाएगा। ये धारा 21। अधिनियम की धारा 43 के अधीन निर्वाचन के संबंधित विवादों का निर्णय जिला न्यायाधीश और उसके द्वारा निर्दिष्ट सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय अंतिम होता है। अधिनियम की धारा 43 कहती है इसके अधीन निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है, इन विवादों का निर्णय जिला न्यायाधीश या उसके द्वारा निर्दिष्ट सिविल जो न्यायाधीश है या अपर सिविल न्यायाधीश है उसके द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होने वाला है। राज्य वित्त आयोग के अगर हम बारे में बात करें, 243 आई या धारा 118, पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायती राज संस्थान हैं उनकी वित्तीय जो स्थिति उसकी समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कार्य, पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा आय के स्रोत है, धन के वितरण है, राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान है, कर है, चुंगी है आदि के बारे में राज्यपाल को अनुशंसा करना। तो पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय जो स्थिति उसकी समीक्षा करने के आय के स्रोत, धन के वितरण, राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त जो अनुदान है, कर है, चुंगी है आदि के बारे में राज्यपाल को अनुशंसा करना उनका काम होता है। केंद्रीय करों के बंटवारे का फॉर्मूला सुझाना केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य है, न कि राज्य आपके वित्त आयोग का, ये ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान के अब तक 6 राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता क्रमश है आपके के गोयल, फिर हीरालाल देवपुरा, फिर आपके मणिक चंद्र सुराणा, बीडी कल्ला चौथे, 5वें डॉक्टर ज्योति किरण और अब वर्तमान में आपके प्रद्युम्न सिंह हैं, ठीक है ना। 6 राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, के गोयल, हीरालाल देवपुरा, मणिक चंद्र सुराणा, बीडी कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युम्न सिंह, ठीक है। राजस्थान हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग 243 का धारा 119, पंचायती राज संस्थानों के नियमित और निष्पक्ष चुनाव संचालन हेतु एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य मतदाता सूची को तैयार करना होना चाहिए, पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित कर शपथ दिलाने की प्रक्रिया की निगरानी करना। तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, मतदाता सूची को तैयार करें, पदाधिकारी को निर्वाचित घोषित कर शपथ दिलाने की प्रक्रिया पर निगरानी करना। राज्यपाल है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति की अवधि व सेवा शर्तें राज्यपाल ही तय करता है। सेवा काल के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की समान ही प्रक्रिया की आवश्यकता है और वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। धारा 19 में विनिर्दिष्ट निर्हरताओं से ग्रसित हो, तो धारा 19 में विनिर्दिष्ट निर्हरताओं से अगर ग्रसित हो, सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी, धारा 19 में विनिर्दिष्ट जो निर्हरताएं उसे ग्रसित हो, जो हमने देखी थी।
बिना लिखित सूचना से संबंधित संस्थान में 3 आपकी क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहा हो तो आपकी सदस्यता से क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। सदस्यता हटाया जाए या फिर त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, निर्वाचित या नियुक्ति के दिनांक से 3 माह में पद शपथ न ले, ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगी, सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी। तो धारा 39 कहती है। ठीक है, बिना लिखित सूचना के संस्थान 3 आपके कर्मी बैठकों में अनुपस्थिति। 19वीं धारा थी, उसमें आपको विनिर्देश निरर्थक ग्रसित। तो ठीक है, और सदस्यता से हटाए जाने का या त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या नियुक्ति से आपके होने पर, निर्वाचित होने पर 3 माह में पद आपकी शपथ ना ले। पंचायती राज संस्थानों के कार्य देखते हैं। तो 43वें संविधान संशोधन के आपके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व को संदर्भित करते हुए संविधान में 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई, और जिसमें 29 आपके कार्य शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची में कितने 29 आपकी कार्य क्या हैं, शामिल हैं। कौन कौन से देखते हैं। कृषि, जिसमें कृषि विस्तार शामिल है। भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि के संगठित व भू संरक्षण करना। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य का भूमि का विकास। पशुधन, दुग्ध व्यवसाय व मुर्गी पालन, मछली उद्योग, वन जीवन और वनों में कृषि, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के आपके उद्योग में शामिल हैं। खादी, ग्राम व कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़क, पुल, नदी, तट, जलमार्ग आदि संचार में अन्य साधन, ग्रामीण विद्युत विभाग, विद्युत आपकी विभाजन, गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और वाचनालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, मेले और बाजार, स्वास्थ्य और इससे संबंधित संस्थाएं, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, विशेषकर मानसिक आपके विबंधित दिव्यांगों का कल्याण शामिल है। समाज के कमजोर वर्ग जिसमें आपके एसटी और एससी के कल्याण और समृद्धि कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, ये सारे काम 29 कार्य इसके अंतर्गत आपके दे रखे हैं। कार्य और शक्तियों में देखें तो ग्राम पंचायत की धारा 50 प्रथम अनुसूची के अंतर्गत है, पंचायत समिति में धारा 51 और द्वितीय अनुसूची में है, और जिला परिषद की धारा 52 और तृतीय अनुसूची है। तो 50, 51, 52 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत संरचना देखें तो ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, ये इंपॉर्टेंट, जिसमें वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है। ग्राम पंचायत विभाग देखें तो आंतरिक प्रशासन, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य कार्मिकों के द्वारा आंतरिक प्रशासन है वो किया जाता है, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य कार्मिक। सरपंच होता है वो अध्यक्ष, उप सरपंच और पंच। समिति में प्रशासन व स्थापना, वित्त एवं कर, उत्पादन, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं एवं आपके सामाजिक न्याय। ग्राम पंचायत की बैठक, पंचायत अपनी सुविधा अनुसार जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठकें कर सकती हैं, किंतु 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत के निर्धारित स्थान पर बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। ओके, बैठक में गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों का 1/3 संख्या निर्धारित की गई है। ओके, बैठक में अध्यक्षता में सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच और दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य में से किसी भी एक को अध्यक्ष चुना जा सकता है। बैठक में सभी निर्णय सदस्यों के बहुमत से आपके लिए जाएंगे। बैठक में अध्यक्षता कर रहे सरपंच या उप सरपंच के मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार रहने वाला है। सरपंच, उप सरपंच और ग्राम न्यायालय। सरपंच और उप सरपंच की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य देखते हैं जो धारा 32 के अंतर्गत दे रखे हैं। सरपंच के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व इसका होता है, किसका? सरपंच का। और इसकी बैठक की अध्यक्षता करने का काम ये भी करता है। पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होगा
और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उन्हें विनियमित करेगा। पंचायत के अभिलेख अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। पंचायत के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन के लिए साधारण उत्तरदायी होगा। तो पंचायत के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन के लिए साधारणतः उत्तरदायी होगा। पंचायत के कर्मचारी वृंद और ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों जिनकी सेवाएं किसी भी अन्य प्राधिकारी के द्वारा पंचायत के नियंत्रण में रखी जाए कि कार्य पर प्रशासनिक और पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा। इस अधिनियम से संबंधित कारोबार के संव्यवहार के लिए या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी आदेश करने के प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का पालन या ऐसे कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या तदधीन आपके बनाए गए नियमों के अधीन पंचायत के द्वारा प्रयुक्त, पालित या निर्वाचित किया जाए। राज्य सरकार को या पंचायतों के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट या वितरणियां और आपके अभिलेख, चाहे वह शाब्दिक हो या अन्यथा, प्रस्तुत करेगा जो विहित किए जाए या जिनकी समय समय पर आपकी क्या अपेक्षा किया जाए। ऐसी अन्य शक्तियां हैं, उनका प्रयोग ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो पंचायत संकल्प के द्वारा निर्दिष्ट करे या जो सरकार या इसे निमित्त बनाए गए नियमों के द्वारा विहित करे। उप सरपंच के बारे में अगर हम बात करें, सरपंच की शक्तियों में किसी शक्तियों का प्रयोग, उसके कर्तव्यों में से ऐसे कर्तव्यों का पालन और उसके कर्तव्यों में से ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो सरपंच समय समय पर सरकार के द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उसे लिखित में प्रायोजित करें। सरपंच की उसका पद रिक्त रहने के कारण या अन्यथा अनुपस्थिति में सरपंच की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो सभी कर्तव्यों का पालन और उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो पंचायत संकल्प के द्वारा निर्दिष्ट करे या जो सरकार इसे नियमित बनाने के नियमों के द्वारा अपने विहित करें। अन्य शक्तियों का प्रयोग ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो पंचायत संकल्प के द्वारा निर्दिष्ट करे या जो सरकार इस नियमित बनाने गए नियमों के द्वारा विहित करें। सरपंच और उप सरपंच दोनों उनके पद रिक्त होने के कारण या अन्यथा अनुपस्थिति में सरपंच की शक्तियां या कर्तव्य या कर्तव्य किस पंचायत ऐसे निर्वाचित सदस्य द्वारा या रीति से प्रयुक्त, पालित और निर्वहित किए जाएंगे जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट करे। ओके, चलिए इस कक्षा में एक बार इतना ही। एक कक्षा और लेंगे आधे घंटे की, जिसमें ये पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका हम निपटारा कर देंगे। ठीक है, तो इस कक्षा में वह इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।